नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद आइए बड़ी खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। कासगंज में दबंगों की पिटाई से एक मौत का मामला सामने आया है। 4 दिन पहले भट्टा मजदूर की मौत हुई है। ईंट भट्टे से अपना हिसाब कर वापस आ रहा था अपने घर। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट नहीं की थी दर्ज। दरियावंज चौकी पर तैनात दारोगा पर आरोप है कार्रवाई के बदले मांगे थे 50,000 रुपए। परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगाया। आरोपी दारोगा पीयूष कुमार पर कार्रवाई की मांग। एक मजदूर ईंट भट्टे पर काम करके अपना मेहनताना लेके आता है, उसके साथ विवाद होता है, दबंग मारपीट करते हैं, वो पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वाले 50,000 रुपए मांगते हैं। उसके बाद सुनवाई। 50,000 कहां से दे सकता है कि ईंट भट्टे पर काम करने वाला मजदूर? जरा सोचिए, ये आरोप लग रहे हैं और उसके बाद लापरवाही की गई, उसकी मौत हो गई। परिवार अब नाराज है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कासगंज से। अजेंद्र, ये पूरा विवाद बताइएगा और पुलिस किस तरह से सवालों के घेरे में है? मैं आपको बता दूं, ये कासगंज के पंचाली का मामला है, जहां 4 दिन पूर्व एक मजदूर की पिटाई की गई थी जो घायल हो गया था। इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बाद में जो वो प्रेस के बाद गया था, पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी थी। जो चौकी इंचार्ज था पीयूष, उसने 50,000 रुपए की उससे मांग की थी, लेकिन 50,000 रुपए न देने के बाद उसने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वहीं आज उसकी अस्पताल में अलीगढ़ में मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में गुस्सा है, परिजनों ने रोड जाम कर दिया है और सबको रखकर आला अधिकारियों की बुलाने की मांग कर रहे हैं। जी, क्या स्थिति अभी की बनी हुई है? और अब जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का जिक्र हुआ या कार्रवाई की मांग कर रहे थे, क्या उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? कोई जांच हुई है? अभी कोई मैं आपको बता दूं, कोई जांच का मामला चल रहा है। पुलिस कह रही है कि अभी तहरीर आई नहीं है, तहरीर आएगी तो मुकदमा लिख लिया जाएगा। और अधिकारी कह रहे हैं कि जांच की जाएगी कि जो 30 दरोगा है उसने 50,000 रुपए मांगे थे, यदि ऐसा मामला संज्ञान में आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मामले को सही से कार्रवाई करने की एवज में पुलिस 50,000 रुपए मांगती है आरोप, लेकिन मजदूर की मौत हो चुकी है। फर्रुखाबाद से खबर है, प्रेमी युवक की जमकर पिटाई हुई है। लड़की को लेकर यह युवक भाग गया था और दोनों हाथ बांधकर इसे पीटा गया है। लड़की के भाइयों ने पकड़कर सरे बाजार इसे पीटा है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। शहर कोतवाली लिंजीगंज का ये मामला है। तो प्रेमी जोड़ा था, परिवार वाले राजी नहीं, शायद संभावना ऐसी, और ये दोनों चले गए। लेकिन फिर लड़की के भाइयों ने उसे पकड़ा किसी तरह से और ये सरे बाजार इस लड़के को पीटा, वीडियो बनाया और वीडियो वायरल कर दिया है। इसके दोनों हाथ बांधकर उसे देखिए सरे बाजार पीटा जा रहा है। उधर झांसी में लड़की से बदमिजाजी के आरोप में ग्रामीणों ने शोहदे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो बनाया, वीडियो भी वायरल कर दिया। मामला समथर थाना क्षेत्र का है। किशोरी के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लाठियों से उसे पीटा जा रहा है। अब थाने में मामला दर्ज है तो बेहतर होता कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती, ना कि लोग खुद ही कानून हाथ में ले लेते, क्योंकि इस तरह से जान भी जा सकती है। देखिए किस तरह से इस को पीटा जा रहा है। आरोप यह है कि इसने लड़की के साथ छेड़खानी की थी, ये आरोप है। खबर देवरिया से है, जहां जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया। तस्वीरें रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव की है, जहां एक विधवा महिला सुनीता देवी से उसके पट्टीदार जो है उसने जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद किया और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। तस्वीरों में आपको भी हम दिखाते हैं कैसे 2 युवकों ने लड़की से मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस क्या कह रही है वो भी हम आपको बताते हैं। आपस में जमीन के बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष दीवार बना रहा था और दूसरे पक्ष की महिलाओं और उसमें एक लड़की थी, उसने जाकर के उस दीवार को गिराने का प्रयास किया, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई। और इस मारपीट के पश्चात लड़की की तहरीर पर थाना रामपुर कारखाना पर अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। उधर प्रतापनगर में दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। मामूली विवाद हुआ, लाठी डंडों से पीटकर सरे बाजार एक युवक को जो है उन्होंने पीटा। और देखिए ग्राम प्रधान देवेंद्र सिंह समेत 4 पर केस दर्ज हो चुका है। 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है और खेत में जेसीबी मशीन जाने पर दोनों में विवाद हुआ। आसपुर देवसरा थाना इलाके का ही मामला है।
लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से कनेक्शन के मामले में एनआईए ने लखनऊ में कई जगहों पर छापेमारी की है। मोहम्मद राशिद से जुड़े कई लोकेशन पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है और यूपी एटीएस ने कुछ समय पहले ही दर्ज किया था केस। तो ये बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं और दिल्ली से हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं। ऋषभ से पहले अपडेट लेते हैं। ऋषभ, इस पूरी कार्रवाई के बारे में बताइएगा। जी ना, देखिए 19 जनवरी 2020 को राशिद की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने चंदौली से की थी। उस वक्त जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक वो आईएसआई के लगातार संपर्क में था और आईएसआई के हैंडलर्स ने उसको 2 सिम कार्ड दिए थे जो कि हिंदुस्तानी थे। उसके ऊपर ये व्हाट्सएप चलाता था और अमेठी सीआरपीएफ कैंप से लेकर के उत्तर प्रदेश में जो सैन्य कई महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनकी फोटोग्राफ्स उसने भेजी थी और इसने एक मूवमेंट राजस्थान में आर्मी का हो रहा था उसकी जानकारी दी थी। उसी वक्त एटीएस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी यही मिली थी कि ये 2 बार पाकिस्तान जा चुका था और वहां एक लड़की के लगातार संपर्क में था जिससे निकाह की बात चल रही थी, जिसको एटीएस हनी ट्रैप मान रही थी। इसके बाद ही अब अप्रैल में ये मामला एटीएस से एनआईए को चला गया है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कल राशिद को अपने साथ में लेकर के चंदौली जो उसका मूल निवास है वहां पे छापेमारी की। वाराणसी में जनवरी में जहां वो रह रहा था वहां पर छापेमारी की और लखनऊ के 1-2 ठिकानों पर भी छापेमारी की है। अब एनआईए को चूंकि ये केस ट्रांसफर हो गया तो एनआईए नए सिरे से इसकी तफ्तीश कर रही है कि कौन कौन से लोग राशिद के संपर्क में थे उत्तर प्रदेश या देश के अलग अलग जिलों के। तो एनआईए की छापेमारी चल रही है, जल्दी हो सकता है कुछ और गिरफ्तारियां भी इसमें होंगी। जी बिल्कुल, और शंकर भी हमारे साथ है। शंकर, जब इस तरह की छापेमारी होती है अमूमन कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, अब क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? देखिए, इस मामले में छापेमारी की जो प्रक्रिया जरूर कल हुई है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में लगातार इस मामले पर नजर रखी जा रही थी और राशिद से जो पूछताछ हुई थी उस पूछताछ के आधार पर कई लोगों पर नजर रखी जा रही थी और खासतौर पर जो टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इस मामले पर नजर रखने के बाद ही कल वो सर्च किया गया है। तो इस मामले पर छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो बरामद हुई हैं और खासतौर पर जो राशिद का जो फोन था वो टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कई और बड़े खुलासे केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर सकती है। इस मामले में एनआईए को जो जानकारी मिली है उस मामले पर यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश राजधानी दिल्ली में वो कौन कौन सा स्लीपर सेल है जो पाकिस्तानी एजेंट के लिए काम करता है और खासतौर पर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई उसके लिए कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं और किस तरह से उन लोगों को आपस में कनेक्ट किया गया है। तो उसके कनेक्शन को खंगालने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है इस मामले के पड़ताल में जुटी हुई है और दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में इस मामले पर तफ्तीश के दौरान में काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो मिले हैं, जो इनपुट्स मिले, उसी के आधार पर कल छापेमारी की गई। आने वाले वक्त में कहा जा सकता है इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी संभव है और इस मामले पर जो भी कल छापेमारी के दौरान जो चीजें बरामद हुई है उसके बारे में जल्द ही एनआईए इस मामले में औपचारिक तौर पे कई घोषणा जो है वो कर सकता है। लेकिन एक इतना तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में से जुड़े हुए कई ऐसे स्लीपर सेल हैं जिसकी जानकारी एनआईए को मिल चुकी है और उन स्लीपर सेल को तोड़ने के लिए, उसको खंगालने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की टीम लगातार प्रयासरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। कल बुंदेलखंड दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। हर घर नल का जल योजना का वो शुभारंभ करेंगे। जल जीवन मिशन की बड़ी पेयजल योजना शुभारंभ करने कल खुद बुंदेलखंड जाएंगे सीएम योगी। बुंदेलखंड इलाके के बारे में आप जानते हैं, आज भी वहां पर पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है अभियान। सीएम योगी ने उठाया है हर घर तक नल से जल पहुंचाने का बीड़ा। आप इस कार्यक्रम के नाम के जरिए जो है सरकार क्या करना चाह रही है वो समझ सकते हैं। बुंदेलखंड विंध्याचल इलाकों में पहुंचेगी सरकारी योजना। इंसेलाइटिस, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित है इलाके। हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना की शुरुआत 10,131 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, बुंदेलखंड का जिक्र जब भी आता है तो सूखा और एक अजीब तरह की समस्या का जिक्र होता है, लेकिन ये जो योजना है इसके बारे में बताइएगा और किस तरह से ये लोगों को फायदा पहुंचाएगी। शायद जो है आवाज नहीं पहुंच पाई है। अनामिका, इस सरकार के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा, क्योंकि बुंदेलखंड यानी कि सूखा, बुंदेलखंड की परिभाषा बदल जाएगी अगर इस योजना का जमीन पर काम होता है तो सही से।
देखिए, केंद्र सरकार की योजना है ये जीनत, और इसके तहत 10,131 करोड़ की पूरी लागत की ये परियोजना है, जिसके तहत खास तौर पे बुंदेलखंड में हर घर में सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। ये माना गया है और हर बार देखा गया है कि हर बार गर्मी के महीने में जो बुंदेलखंड के कुछ जिले हैं, चाहे महोबा हो, झांसी हो, वहां पे जल का स्तर काफी नीचे चला जाता है और इसकी वजह से वहां पे कुएं भी सूख जाते हैं, नदियां भी सूख जाती हैं और पीने के पानी को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं। जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के लिए हर घर नल का जल योजना का शुभारंभ करेंगे और लक्ष्य ये है कि अगले 2 साल में बुंदेलखंड और विंध्याचल में हर घर में कम से कम पीने का पानी, साफ पानी मुहैया हो सके। और जिस लिहाज से कल का जो दिन होगा कम से कम महत्वपूर्ण होगा बुंदेलखंड के लिए। मुख्यमंत्री क्योंकि खुद जो है इसका जिम्मा संभाले, और एक चीज हम देखते हैं कि अनामिका, कोई भी सेंटर की बहुत बड़ी जो योजना होती है तो मुख्यमंत्री खुद फ्रंट फुट पर आकर जो है इनिशिएट लेते हैं। तो कल का जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। देखिए जीनत, वैसे तो अगर बात की जाए तो ये जो साल है पूरा का पूरा, ये कम से कम जल शक्ति को समर्पित है सरकार की ओर से। और सरकार की ये योजना है कि जिस तरह से बिजली को लेकर सरकार ने काम किया पिछले कुछ सालों में, और अब पानी को लेकर के काम किया जा रहा है ताकि गांव-गांव में पीने का पानी पहुंच सके। और हालांकि इस प्रोग्राम को लेकर बहुत तैयारियां पहले से की जा रही थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो ग्रैंड इवेंट नहीं दिखाई देगा। मुख्यमंत्री बेहद सादगी से जाएंगे बुंदेलखंड, कल 11 बजे के बाद से ये कार्यक्रम बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक। और कल ही मुख्यमंत्री बुंदेलखंड के क्या दौरा करेंगे, ये भी माना जा रहा है कि इस बीच वो बुंदेलखंड में जो कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं वहां का भी निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे, और वहां पे जो कुछ जिले हैं वहां पे कोविड को लेकर के क्या इंतजाम हैं इसको भी लेके पूछेंगे और बातचीत करेंगे। साथ ही इस बड़ी परियोजना का शुभारंभ भी करेंगे। बहुत शुक्रिया नामिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। इसी बीच बड़ी खबर शामली से आ रही है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी हुए। इसमें 25,000 के इनामी बदमाश की बात करें वो भी शामिल है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। दोनों आरोपियों की बात करें तो हरियाणा के पानीपत और यूपी के मुजफ्फरनगर से वांछे चल रहे थे। बदमाशों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में असलहा और एक बाइक बरामद की है। इसी बीच बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है, जहां बीघापुर थाना क्षेत्र के गौरीखेड़ा गांव में युवती की हत्या से हड़कंप मच गया। धारदार हथियार से युवती की हत्या की आशंका है। मृत युवती का शव जो है सड़क किनारे पड़ा मिला। फिलहाल तफ्तीश की जा रही है। उधर मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर युवक और युवती की मौत होने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे पहले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उसके कुछ ही देर बाद उसी थाना क्षेत्र में एक और युवती की मौत की खबर सामने आई। युवक ने अभी हाल ही में 12वीं का एग्जाम पास किया था, सब खुश थे घर में, लेकिन अचानक उसने आत्महत्या क्यों की, सभी इस पर हैरान है। दिक्कत नहीं, बच्चे को कुछ भी परेशानी नहीं थी। आज शाम 7 बजे तक सही था और 7 बजे छत पर चढ़ के 30 मंजिल के ऊपर फांसी लगा दी अपने आप। और 12वीं में पास आया, कल रिजल्ट आया नहीं 12वीं का, पास है उसमें भी थे, बढ़िया नंबरों से पास आया, कोई परेशानी नहीं। 17 साल में चल रहा था। अमेठी के मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के कसरावा गांव में देर रात पुरानी रंजिश में दबंगों ने कोटेदार को गोली मार दी। गंभीर हालत में कोटेदार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। वारदात के बाद गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कानपुर देहात में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई, वहीं चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसा जिले के सिकंदरा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ। राहगीरों ने घटना की जानकारी सिकंदरा कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामपुर के जिला अस्पताल के पास स्थित मेंथा के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम में रखे मेंथॉल के ड्रम में एक के बाद एक विस्फोट होने लगे। जो तेल था वो सड़क और नालियों में बह गया। आसपास के तकरीबन 12 से 13 दुकानें और जो घर थे वो इसकी चपेट में आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अभी तक जो जानकारी हुई है
ये मेंथॉल का गोदाम था जिसमें कई ड्रम मेंथॉल रखा हुआ था। उसमें आग लगी, जिसकी वजह से मेंथॉल के ड्रम जब फट रहा था तो फैल के सड़कों तक आया, नालियों तक आया, और उस आग की वजह से, क्योंकि ज्वलनशील होता है मेंथॉल, आसपास के घर और दुकानें भी प्रभावित हुए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो धन हानि मात्र हुई है, लेकिन पड़ोसी की दुकानों में भी उसका इफेक्ट गया है और उसकी वजह से पड़ोस की दुकान में भी आग लग पहुँच गई। आगरा के थाना लोहा मंडी क्षेत्र में बाइक में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरी बाइक जल गई। बाइक मालिक ने पड़ोसियों पर ही आग लगाने का आरोप लगाया। ये बताया कि कुछ दिन पहले उनका पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था और उन्होंने बदला लेने की वजह से बाइक में आग लगा दी। तो पड़ोसियों पर ही देखिए तस्वीरें, बाइक कैसे जल रही है। और रात के समय 1 से 2 बजे के बीच में यह आरोप है कि पड़ोसियों ने जो है बाइक में आग लगाई है। तकरीबन 4 महीने पहले झगड़ा हुआ था पीड़ित का और अब उनकी बाइक जला दी गई। 2 बजे करीब किसी ने मेरी गाड़ी के अंदर आग लगा दी और गाड़ी में आग लगाई है। जो यहाँ के बस्ती वाले हैं, जो मेरा भी पिछले करीब 4 महीने पहले झगड़ा हुआ था, एक अजय विजय जो नाम के व्यक्ति हैं यहाँ पे। देवरिया की साइबर क्राइम और सदर कोतवाली पुलिस ने अमेठी जिले के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस युवक ने सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो अपलोड किया और वीडियो को देवरिया जिले का बताया। ट्विटर पर वीडियो वायरल होने के बाद देवरिया की सदर कोतवाली पुलिस ने अमेठी के थाना क्षेत्र शिवरतनगंज के निवासी दीपक चौधरी को अरेस्ट कर जेल भेजा। वीडियो में एक महिला और पुरुष को नग्न अवस्था में गाँव में घुमाया जा रहा है। जाँच के बाद पता चला कि वीडियो राजस्थान का है। घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने का लालच किस कदर आपको बर्बाद कर सकता है, इसकी एक मिसाल देखिए आजमगढ़ में देखने को मिलती है, जहां पर शातिर साइबर अपराधियों ने 12 साल के बच्चे से ऑनलाइन 8 लाख रुपए की ठगी कर ली है। कैसे देखिए। अब सिर्फ ऑनलाइन लेन देन से ही नहीं, ऑनलाइन गेम के जरिए भी ठगी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। ठग नए नए तरीके इजाद कर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं और अब इस फ्रॉड का शिकार तस्वीरों में दिख रहा ये 12 साल का बच्चा हुआ। ऑनलाइन गेम यानी पबजी खेलने की लत ने इस बच्चे के पिता को कंगाल कर दिया। जामतारा से ट्रेंड होकर निकले अपराधी अलग अलग तरीकों से साइबर क्राइम कर रहे हैं। इस बच्चे के पिता आजमगढ़ में शिक्षक हैं, लेकिन अचानक इनके खाते से वर्षों की जमा पूंजी गायब हो गई। बच्चे को हथियार बनाकर अपराधी ने 8 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। देखिए, बिलरियागंज थाने का प्रकरण है। इसमें एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, उन्होंने किसी तरह इकट्ठा किया था 8 लाख रुपये अपनी बेटी की शादी करने के लिए। लॉकडाउन की वजह से वो शादी नहीं कर पाए थे। तभी उनका 6 क्लास में बच्चा जो गेम खेलता है, उसकी एक दोस्ती एक बड़े गेमर के साथ हुई और उसने इसको बरगला करके इसके डेबिट कार्ड से अपने अकाउंट में प्लस अपने 7 अन्य साथियों के अकाउंट में जो गेमिंग पॉइंट्स हैं, जिसको हम डायमंड कहते हैं, वो खरीद करके डलवाए। पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए पबजी और फ्री फायर गेम में हैकिंग के नाम पर ठगी करने वाले इस अपराधी को दबोच लिया। आरोपी सागर सिंह आगरा जिले का रहने वाला है। इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा, मेरे पापा आ जाएंगे तो आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। मेरे से गेम में बात होती थी तो वो बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे हैक दिला दो, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, कब से वो आपके साथ खेल रहा है? वो सर मतलब क्या होता है, अप्रैल में आया था। अप्रैल में 16-17 के बाद ही खेला, मैं ज़्यादा नहीं खेलता था उसके साथ। ऑनलाइन गेम का नशा इस बच्चे पर ऐसा चढ़ा कि गेम में ग्लोबल हाइक पाने के लिए इसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये बच्चा गेम की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था और इसी जुनून का फायदा साइबर अपराधियों ने उठा लिया। सबसे पहले बच्चे के फोन पर साइबर अपराधी ने एक व्हाट्सएप मैसेज किया। बच्चे ने रुचि दिखाई तो दोनों में दोस्ती हो गई। इसके बाद साइबर अपराधी ने बच्चे के गेम खेलने के शौक को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। आरोपी बच्चे को एडवांस गेम खेलने का लालच देता रहा और गेम में हाइक पाने के चक्कर में बच्चे ने पिता के डेबिट कार्ड की डिटेल और मोबाइल नंबर भी बता दिया। यही नहीं, साइबर अपराधी ने उससे ओटीपी भी मांग ली और उसके बाद आरोपी ने पेटीएम अकाउंट और अन्य माध्यमों से धीरे धीरे कर 8 लाख रुपए उड़ा लिए।
न्यूज़ 18 के लिए आजमगढ़ से अभिषेक की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि जरा सी लापरवाही किस तरह से बच्चों से भी कैसे साइबर क्राइम बच्चों के जरिए बढ़ रहा है। कानपुर में देर रात आए तूफान से भारी नुकसान हो गया है। दर्जनों जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं। देर रात तक कई गांव में अंधेरा छा गया। कई मवेशियों की भी जान चली गई। सबसे ज्यादा नुकसान चौबेपुर की चावल मिल को हुआ। ये कहा जा रहा है कि 6 से 7 करोड़ रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ है। चावल मिल पूरी तरह से टूट चुकी है। उधर बलरामपुर में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से नाले उफान पर हैं। तराई क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है। खेतों में भी पानी भर गया है, जिससे फसल को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। बाढ़ से निपटने के लिए पहले ही मुस्तैद जिला प्रशासन ने प्रभावित गांव में राहत टीमें भेज दी हैं। बारिश में भी डूब जाते हैं, सामान्य स्थिति में भी, तो उन सब जगह का एक्सेस बने रहे। वहाँ पे एक तो हैंडपम्प हम लोगों ने हाइट रेज किया है और चक रोड का हाइट रेजिंग का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो 34 रिस्की प्लेसेस हैं उसके पीछे के जितने भी विलेजेस हैं सब में अवेयरनेस कैंप निगरानी समिति और ये कराया जा रहा है, ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे कि उनका राहत केंद्र कहाँ है। इसके अतिरिक्त राहत केंद्र और राहत शिविर बना लिया गया है, चौकियाँ तैयार कर ली गई हैं। कानपुर के राजकीय बालिका गृह की 9 लड़कियां और कोरोना पॉजिटिव निकली। एक बार फिर से अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। पनकी के क्वारंटीन सेंटर में रखी गई थी लड़कियां। संक्रमण फैलने के बाद एक साथ रखी गई थी लड़कियां। 9 लड़कियां और निकली पॉजिटिव। अभी भी कई लड़कियों में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है और अब अधिकारियों की बड़ी लापरवाही तो दिख ही रही है, लेकिन जिस तरह से बार बार मामले सामने आ रहे हैं, हाथ पांव भी फूलने शुरू हो गए हैं। लेकिन देखिए लड़कियों के मामले में कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, ये आप इस खबर के बाद अंदाजा लगा सकते हैं। 9 और लड़कियां कोरोना पॉजिटिव निकली हैं और अभी और लड़कियों के पॉजिटिव होने की संभावना है। कानपुर में बालिका गृह की 9 लड़कियों का हम जिक्र कर रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव निकली है। राजकीय बालिका गृह की 9 लड़कियों का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, हमने देखा कानपुर का ये पूरा प्रकरण पिछले 15 दिनों से काफी चर्चा में है और उसके बाद फिर एक और बड़ी लापरवाही। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही का बोलबाला है। हालांकि अधिकारी इसके लिए तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं, मगर शायद संबंधित विभाग के अधिकारी और खासकर जो केयर टेकर्स हैं इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। यही वजह है कि जहां कोरोना के संक्रमित थे उनके साथ और एडिशनल पार्ट में इनको लगा दिया गया, जिसका परिणाम यह कि अब टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद 9 और कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। यानी कहीं ना कहीं जिन लोगों को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए शासन के निर्देश थे, वहीं केजीएक रेंज में रखी गई संक्रमित के साथ होने से और संक्रमण फैला है, जिससे और संख्या बढ़ी है। हालांकि इस पूरे मामले में जिले के अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि सेम डे एक्शंस नहीं सामने आते हैं। ये कब उनके संपर्क में आई, कैसे आई, किन जो साथ में मेट्स थी या उनके साथ उनके हॉस्टल में रही, उनके संपर्क में आई, ये एक जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता है कि उनका इलाज प्राथमिकता के आधार पर हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।